प्यारे बच्चों, कैसे हो? तो फिजिक्स इनसाइड आउट प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स। और इस न्यू बुक को लेकर के हमने स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है फोर्स एंड मोशन। और आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 के प्रॉब्लम नंबर 2.6 से 2.12 तक सॉल्व करने जा रहे हैं। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत अच्छे से तैयारी कर सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.1 से 2.5 तक सॉल्व किए थे। आज के लेक्चर में हमने न्यूमेरिकल नंबर 2.6 से 2.12 तक सॉल्व करने हैं। अगर पिछला लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुना तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.6, तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ए 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ ए स्क्वैश कोर्ट विद ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। एक 20 ग्राम की बॉल है जो कि हिट करती है वॉल ऑफ ए स्क्वैश कोर्ट को कितनी फोर्स के साथ? 50 न्यूटन से। इफ द टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.50 सेकेंड, फाइंड द इंपल्स। देखिए, मैंने आपको बताया था कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसकी स्टेटमेंट को समझना लाजमी है। कहता क्या है कि एक 20 ग्राम की बॉल है, वो हिट करती है वॉल ऑफ स्क्वैश कोर्ट को कितनी फोर्स से? 50 न्यूटन की फोर्स से। कहता है कि अगर टाइम ऑफ इंपैक्ट क्या है? टाइम ऑफ कोलिजन, टाइम ऑफ इंपैक्ट ऑफ फोर्स 0.50 सेकेंड है, तो आप इंपल्स फाइंड करिए। तो सबसे पहली हेडिंग हम क्या लगाते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए? डेटा, जिस तरह लास्ट लेक्चर में लगाते रहे हैं। तो डेटा में क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज क्या है? ए 20 ग्राम बॉल, इट्स मीन ये क्या है? मैस ऑफ बॉल इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 20 ग्राम। देखिए, ग्राम ऐसा यूनिट नहीं है, मैस का ऐसा यूनिट क्या है? किलोग्राम। तो ये किस तरह से लिखेंगे? m इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 1000, और ये कितना बन जाएगा? किलोग्राम, क्योंकि किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। तो m इज इक्वल टू 0.02 किलोग्राम, पहली चीज हो गई। उसके बाद क्या कहता है? कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन, इट्स मीन फोर्स कितनी है? 50 न्यूटन। तो लिख दीजिए फोर्स इज इक्वल टू F इज इक्वल टू 50 न्यूटन। इफ द टाइम ऑफ इंपैक्ट इज 0.50 सेकेंड। अब टाइम ऑफ इंपैक्ट एक्चुअली क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये होता क्या है, ये ऑलरेडी मैं आपको लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुका हूं बहुत ही डिटेल में। कोलिजन वाले किसी भी लेक्चर में आप देख सकते हैं कि टाइम ऑफ इंपैक्ट का क्या मतलब है। तो टाइम ऑफ इंपैक्ट ये कितना हो जाएगा? t इज इक्वल टू 0.50 सेकेंड। देखिए, और कोई चीज गिवन है? नहीं है। अब हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड द इंपल्स। तो रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे, वहां पर क्या लिख देंगे? इंपल्स रिक्वायर्ड, और यहां पर इंपल्स लिख देंगे। इंपल्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। इंपल्स इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट थिंग क्या होती है? फार्मूला। यहां पर अब हमने फार्मूला डिसाइड करना है कि कौन सा फार्मूला यूज करते हुए इंपल्स फाइंड करेंगे। देखिए, जब आपको ये भी पता चल जाए कि गिवन क्या है और फिर ये भी पता चल जाए कि आपने फाइंड क्या करना है, तो गिवन सेट ऑफ डाटा से आप ये देख सकते हैं कि यहां पर कौन सा फार्मूला अप्लाई करके आप रिक्वायर्ड क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। यहां पर रिक्वायर्ड इंपल्स है। अब इंपल्स के बारे में आपने क्या पढ़ा हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ वेरी लार्ज फोर्स एंड अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। तो भाई, फोर्स भी दी हुई है, टाइम भी दिया हुआ है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो इंपल्स मिल जाएगी। इट्स मीन फार्मूला क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू F मल्टीप्लाइड बाई T। तो इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें। देन नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगा दीजिए। साथ के साथ आप भी नोट्स इसी तरह से प्रिपेयर करते रहें ताकि आपको फाइनल पेपर्स में बहुत ही आसानी हो। बिल्कुल इसी पैटर्न पर आपने भी नोट्स में लिखना है, डेटा, रिक्वायर्ड, फार्मूला, सॉल्यूशन और आंसर की फॉर्म में, जिस तरह पहले मैं आपको करवाता रहा हूं। अब क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1। अब इन वैल्यूज को उठाकर इक्वेशन 1 में लगा दें
तो I इज इक्वल टू F कितनी है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय टाइम T कितना है 0.50 सेकेंड। मैंने आपको बताया था कि यूनिट आपने कैलकुलेशन में साथ के साथ लिखने हैं। दिस इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाइड बाय 0.50 कितना हो जाता है 25। साथ यूनिट क्या आ जाएगा न्यूटन सेकंड, इनको मल्टीप्लाई करके न्यूटन सेकंड ही आएगा। तो यही आंसर है आपकी बुक पर भी। इसको आप एक डब्बे में बंद कर दें। अच्छा, ये जो बॉक्स में बंद करने वाला स्टाइल है ये थोड़ा एक प्रोफेशनल स्टाइल है, ताकि एग्जामिनर जब चेक करे तो आंसर एक बॉक्स में इनक्लोज होगा, वहीं से पता चल जाएगा कि बच्चे ने ठीक किया है। बस यही कुछ सोल्यूशन है इसका। तो नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आंसर। इम्पल्स इज 25 न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स इज 25 न्यूटन सेकेंड। तो यहां पर ये न्यूमेरिकल नंबर 2.6 कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 2.7। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? ए बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन ए बॉल इज 240 न्यूटन एंड द इंपैक्ट लास्ट फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकेंड। अब इस स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है? एक बॉल है जिसको एक फुटबॉलर ने किक किया है, दी एवरेज फोर्स ऑन बॉल, अब उसने जो फोर्स अप्लाई की है बॉल पे वो 240 न्यूटन है। ऑब्वियसली जब उसने किक किया है तो बॉल पर कोई ना कोई फोर्स तो अप्लाई हुई है, वो जो फोर्स है वो 240 न्यूटन है। एंड द इंपैक्ट लास्ट फॉर ए टाइम इंटरवल, और वो जो फोर्स है वो कितने टाइम के लिए अप्लाई हुई है 0.25 सेकेंड, मीन ये टाइम ऑफ कोलिजन या इंपैक्ट टाइम है। कैलकुलेट क्या करना है? कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम। आपने यहां से चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और फिर वो जो चेंज इन मोमेंटम आएगा उसके बारे में बताना है कि उसकी डायरेक्शन क्या है। तो सबसे पहले हेडिंग यहां पर क्या होगी? डेटा की, एज यूजुअल। इसमें डेटा क्या है? ए बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर, द एवरेज फोर्स ऑन ए बॉल इज 240 न्यूटन। पहली चीज ये हो गई। इट्स मीन एवरेज फोर्स is equal to F is equal to 240 Newton and the impact lasts for a time interval of, तो impact time कितना हो जाएगा? impact time is equal to delta t is equal to 0.25 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है और साथ दूसरी चीज क्या फाइंड करनी है? स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। गिवन तो यही कुछ था। अब रिक्वायर्ड की हेडिंग लगाएंगे और उसमें वो चीजें लिख देंगे जो आपने फाइंड करनी है। रिक्वायर्ड में क्या आ जाएगा? सबसे पहली चीज चेंज इन मोमेंटम। ए पार्ट, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू डेल्टा पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। चेंज को इसी से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। बी पार्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम आपने बतानी है। डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम। देन फार्मूला कौन सा होगा? फार्मूला, अब आपने गिवन डाटा को देखते हुए और रिक्वायर्ड को देखते हुए यहां पर फार्मूला डिसाइड करना है। यहां पर एफ भी गिवन है, डेल्टा टी भी गिवन है और डेल्टा पी रिक्वायर्ड है। ऐसा फार्मूला जिसमें एफ भी हो, डेल्टा टी भी हो, डेल्टा पी भी हो। जरा सोचिए कौन सा फार्मूला है? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। तो भाई वही वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। According to Newton's second law of motion in terms of momentum, according to Newton's second law of motion, second law of motion in terms of momentum, वो क्या कहता है? अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या है? डेल्टा पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम और डेल्टा टी। अब यहां से अगर आप डेल्टा पी को फाइंड करें तो क्या होगा? डेल्टा पी इज इक्वल टू, ये पी स्मॉल है कैपिटल नहीं है, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसमें उठाकर वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको चेंज इन मोमेंटम मिल जाएगा। लिहाजा सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, पुटिंग वैल्यूज in equation 1 comma delta p is equal to f, फोर्स कितनी है? 240 न्यूटन,
240 न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, टाइम ऑफ कोलिजन या इम्पैक्ट टाइम, इसको हमने डेल्टा टी से रिप्रेजेंट किया है 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड। अब यहां से दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा पी इज इक्वल टू 240 मल्टीप्लाई बाय 0.25, ये कितना हो जाएगा 60 न्यूटन सेकेंड, क्योंकि न्यूटन और सेकेंड को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूटन सेकेंड ही आएगा। अब यहां पर इसको आप बॉक्स में बंद कर देंगे क्योंकि ए पार्ट तो यही था। बी पार्ट में क्या था, स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, यानी चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन क्या होगी। देखिए यहां पर चेंज इन मोमेंटम प्लस 60 न्यूटन सेकेंड है, मीन पॉजिटिव है, इट्स मीन इसकी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि यहां पर चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम क्या है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स भी क्या है वेक्टर क्वांटिटी, टाइम तो स्केलर क्वांटिटी है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि चेंज इन मोमेंटम की वही डायरेक्शन होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। क्योंकि यहां पर पॉजिटिव साइन है इसलिए ये चीज भी गारंटीड हो चुकी है कि जो चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है वो वही है जो कि फोर्स की डायरेक्शन है। तो क्या लिखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन momentum is same as the direction of force। तो यहां पर ये न्यूमेरिकल नंबर 2.7 भी कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.8, an aeroplane is moving horizontally at the speed of 200 meter per second at a height of 8 kilometer to drop a bomb on the target. Find horizontal distance from the target at which the bomb should be released। पहले तो इस स्टेटमेंट को समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में क्या कहा जा रहा है। पहली बात तो समझ आ रही है कि एक एरोप्लेन है, एक जहाज है, इतना तो पता चल रहा है कि एक जहाज है। क्या कर रहा है, मूविंग हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। मान लीजिए ये एक जहाज है, यहां पर कुछ इस तरह से ये आपके पास एक जहाज है। ये रफ साइड पर वैसे मैं आपको विजुअलाइज करने के लिए डायग्राम बना रहा हूं। ये कितनी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। देखें वो ये नहीं कर रहा कि वर्टिकली मूव कर रहा है, हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। इट्स मीन इस तरफ हॉरिजेंटली इसकी वेलोसिटी है vx, वो कितनी है 200 मीटर पर सेकंड, और ये इनिशियल वेलोसिटी है इसलिए vix हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि प्लेन ग्राउंड से कितनी हाइट पर है, 8 किलोमीटर। इट्स मीन प्लेन की जो ग्राउंड से हाइट है वो कितनी है, ये मान लीजिए 8 किलोमीटर है, h इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। जस्ट आपको विजुअलाइज करने के लिए मैं ये सब कुछ ड्रा कर रहा हूं। ड्रॉप ए बम ऑन ए टारगेट, अब उसने करना क्या है, टारगेट पे बम ड्रॉप करना है। मान लीजिए यहां पर ये टारगेट है, इस पर इसने बम ड्रॉप करना है। फाइंड हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच द बम शुड बी रिलीज्ड। कहता है कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट, इट्स मीन ये वाला डिस्टेंस आपने फाइंड करना है, इसको x कह देते हैं क्योंकि हॉरिजेंटल डिस्टेंस है फ्रॉम द टारगेट जहां पर इसको बम रिलीज करना चाहिए। देखिए अब अगर यहां पर ही आकर ये बम को रिलीज करेगा तो क्या होगा कि बम तो इस तरफ मूव करेगा। क्यों इस तरफ मूव करेगा, देखिए बम रिलीज होने से पहले किधर है, ऑब्वियसली एरोप्लेन में है। तो जब एरोप्लेन 200 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली जो उसमें बम है उसकी वेलोसिटी भी तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 200 मीटर पर सेकंड ही होगी। तो यहां पर जब वो बम को ड्रॉप करेगा तो इनिशियली बम कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा, 200 मीटर पर सेकंड, इसलिए वो डायरेक्टली नीचे नहीं आ सकता। अगर यहां पर आकर वो बम को छोड़ेगा तो नीचे वो डायरेक्टली नहीं आएगा, बल्कि उसके बाद जब 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है तो अपनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, अपनी इस वेलोसिटी के साथ मूव करता जाएगा और फिर नीचे ग्रेविटी उसको पुल करेगी, इसकी वजह से यूं होता जाएगा। तो ये कह ही ये रहा है कि टारगेट से कितने डिस्टेंस पर रहकर इस एरोप्लेन को बम ड्रॉप करना चाहिए ताकि वो एग्जैक्टली टारगेट पर आकर गिरे। अब हम यही कह रहे हैं कि उसको थोड़ा सा डिस्टेंस, ये टारगेट है, ये क्या है टारगेट है, टारगेट से x डिस्टेंस पीछे रहकर एरोप्लेन को 8 किलोमीटर की हाइट से बम ड्रॉप करना चाहिए। अब यहां से लेट से बम निकल आया, क्या हुआ है, बम के पास भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 200 मीटर पर सेकंड। तो ये क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी के साथ 200 लेके मूव कर रहे हैं, साथ साथ इसको ग्रेविटी पुल कर रही है, नीचे आ रहा है नीचे आ रहा है, इस तरह नीचे आता जाएगा, ग्रेविटी पुल करती जाएगी, आगे टारगेट को स्ट्राइक कर देगा बम। तो यहां से फिर पता चला कि इनिशियली
वर्टिकल वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, क्योंकि इनिशियली वो कह रहा है कि जस्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहे हैं, वर्टिकल वेलोसिटी नहीं है। इट्स मीन इनिशियली जो VIY है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बट VIX इनिशियली बम की वेलोसिटी कितनी है, 200 मीटर पर सेकेंड। इस एरोप्लेन की वेव वेलोसिटी है, बम की वेव वेलोसिटी, क्योंकि बम एरोप्लेन के अंदर पड़ा हुआ है और एरोप्लेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वो भी 200 मीटर पर सेकंड है, जो बम की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वो भी 200 मीटर पर सेकंड ही होगी। अब बम रिलीज हो गया, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है, नीचे आकर टारगेट को स्ट्राइक कर गया। इट्स मीन जब ये नीचे की तरफ मूव करेगा तो ग्रेविटी जब इस पर एक्ट कर रही है तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगी G, तो G की वैल्यू पॉजिटिव होगी क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। कितनी होगी, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतनी बात तो समझ आ चुकी। अब हमने डिस्टेंस कौन सा फाइंड करना है, ये x। इट्स मीन ये एक प्रोजेक्टाइल के तौर पर एक्ट कर रहा है, ये x हमने फाइंड करना है। मैंने जब आपको ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर x वाला डिस्टेंस भी फाइंड करने के बारे में बताया था और y वाला भी। तो यहां पर x डिस्टेंस फाइंड करने का क्या फॉर्मूला होगा, x इज इक्वल टू VX मल्टीप्लाइड बाय t। अभी अगर आप अपने नोट्स खोलें तो उनमें ये फार्मूला मैंने आपको लिखवाया हुआ है। जब ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल पढ़ाई थी वहां पर x का फार्मूला भी लिखवाया था, y का भी लिखवाया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का ये फार्मूला होता है। बट इसमें VX ये तो है 200 मीटर पर सेकेंड, ये इनिशियल ही है, VIX ये तो है 200 मीटर पर सेकेंड। बट यहां पर अब हमने एक्चुअली देखना यह है कि ये टाइम कितना है, इस टाइम के बारे में मालूम नहीं है, तो टाइम कहां से फाइंड करेंगे। अब ये टाइम है कौन सा टाइम, वो टाइम जो ये बम यहां से लेकर यहां तक आने में लेगा। इसको अगर हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से फाइंड करें तो क्या है, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। अब S क्या होगा, H हाइट है, ऑब्वियसली हाइट इज इक्वल टू VI, हाइट क्या है, वर्टिकल है, तो VI/T प्लस हाफ। एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे की तरफ आ रहा है तो पॉजिटिव G होगी इंटू T स्क्वायर। इट्स मीन ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास, जिसमें से हम टाइम कैलकुलेट करेंगे। अब VIY कितना है, ये 0 है तो यहां पर उठा के 0 पुट कर देंगे। तो चलिए अब यहां पर डेटा लिखते हैं सबसे पहले, डेटा। तो डेटा में क्या लिखेंगे, एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट द स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड। इसको आप डायरेक्टली VX भी कह सकते हैं क्योंकि मालूम है कि जस्ट इनिशियल वेलोसिटी ही है। तो यहां पर क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज इक्वल टू 200 मीटर पर सेकेंड एट ए हाइट ऑफ, हाइट कितनी है, हाइट HEIGHT, हाइट इज इक्वल टू H इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 8 को क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि किलो एक प्रीफिक्स है जो कि 10⁻³ के इक्वल होता है। 10⁻³ कितने के इक्वल होता है, 1000 के। तो ये कितना बन जाएगा, 8000 मीटर। और क्या चीज यूज हो रही है यहां पर, G, तो G कितना हो जाएगा, G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्या हेडिंग होगी, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड की हेडिंग लगा दीजिए। रिक्वायर्ड की हेडिंग में क्या लिखेंगे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपने फाइंड करना है फ्रॉम द टारगेट एट विच बम शुड बी रिलीज। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू, किसकी इक्वल कह रहे हैं, x इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब कौन कौन से फार्मूला यूज होंगे, ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला। तो यहां पर फार्मूलाए की हेडिंग लगाएंगे, फार्मूलाए यूज्ड, जो फार्मूला इसमें यूज हो रहे हैं। पहला फार्मूला कौन सा है, H इज इक्वल टू VI/T प्लस हाफ GT स्क्वायर। H इज इक्वल टू VIY, क्योंकि हाइट क्या है, वर्टिकल है, इसलिए सारे वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे, प्लस हाफ GT का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा फार्मूला कौन सा यूज हो रहा है, X इज इक्वल टू VX मल्टीप्लाइड बाय T। अब यहां पर ये जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी ये क्या थी, VX इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने यहां पर सॉल्यूशन लिखना है, तो सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, देखिए VIY क्या है, 0, इसको 0 पुट कर देंगे, देन बाकी वैल्यूज पुट करेंगे, वहां से T मिल जाएगा।
तो इस डी को उठा के यहाँ पे पुट करेंगे, वी एक्स वाला पुट करेंगे तो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मिल जाएगा। तो चलिए वो कर देते हैं। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सिंस एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली, क्योंकि उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी थी, ऊपर क्या भी रहा था मूविंग हॉरिजॉन्टली, सो वहां पर उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इन दिस केस इक्वेशन 1 बिकम्स, यहाँ पर फिर वी आई बाई 0 पुट कर दें तो एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से टी स्क्वायर फाइंड करें, क्योंकि पहले हमने टी फाइंड करना था, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2h अवर जी, पुटिंग वैल्यूज टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एच की क्या वैल्यू है 8000 मीटर, डिवाइडेड बाय जी की कितनी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 1632.65, टी स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर आएगा। यहां से भी अगर आप कैलकुलेट करें तो मीटर मीटर कैंसिल, सेकंड पावर -2 है नीचे तो ऊपर जाएगा सेकंड पावर 2 हो जाएगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, अब दोनों साइड पर स्क्वायर रूट लें तो t इज इक्वल टू 40.4 सेकंड। यहां पर s स्क्वायर का भी जब स्क्वायर रूट होगा तो वो s ही बच जाएगा। यहां पर टाइम का यूनिट क्या है, सेकंड, तो ऑब्वियसली टाइम का यूनिट होता भी सेकंड है। इट्स मीन आपने ये कैलकुलेशन करेक्ट की है। पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 2, अब इक्वेशन 2 में वैल्यूज उठाकर पुट कर दें, Vx तो गिवन था, t की वैल्यू ये वाली पुट करनी है 40.4, तो 200 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय 40.4 सेकंड, तो ये आता है 8080 मीटर। अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करें तो पैराडेसिमल यहाँ पर है, 3 प्लेसेस शिफ्ट करके यहाँ पर लेके आएंगे, राइट से लेफ्ट की तरफ, इससे 10⁻³ होगा +3 मीटर। x इज इक्वल टू 8.08, अब 10⁻³ किस इक्वल होता है, किलो के इक्वल होता है, तो किलोमीटर हो जाएगा, क्योंकि डेटा में भी उसने जो हाइट दी थी वो किलोमीटर में थी, इसलिए आंसर में भी आपने किलोमीटर में एक्सप्रेस करना है। देन आंसर क्या हो जाएगा, द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच बम शुड बी रिलीज्ड इज 8.08 किलोमीटर। तो यहां तक न्यूमेरिकल नंबर 2.8 भी कंप्लीट होता है। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा कंसेप्चुअल था, आपको अच्छे तरीके से समझ होना चाहिए कि ये वाला रिलेशन कहां से आया है, जैसे भी मैंने आपको बताया था, और ये वाला रिलेशन भी। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 2.9। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, व्हाई डज रेंज आर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट क्या है, आल्सो शो दैट फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द रेशियो आर ओवर आर डैश इज इक्वल टू 1। यहां पर फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो सेम रहती है थीटा के लिए और 90 डिग्री माइनस थीटा के लिए। इट्स मीन यहां पर हमें दो प्रोजेक्शन एंगल्स दिए गए, एक थीटा और दूसरा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो यहां पर डेटा में हम पहले यही लिख देंगे, डेटा एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन और, क्योंकि 2 एंगल्स हैं, और थीटा एंड थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब ऑब्वियसली जब रेंज है तो रेंज का फार्मूला क्या होता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अवर जी। वहां पर पहले थीटा की जगह पर थीटा ही रखना है, फिर थीटा की जगह पर थीटा डैश करना है और उसमें 90 डिग्री माइनस थीटा पुट करना है। और उसमें जो वी आई है वो क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको भी डेटा में लिख देते हैं, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू वी आई। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उस फार्मूला में जी भी आता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी। अब रिक्वायर्ड क्या है इसमें, रिक्वायर्ड show that range r of a projectile remains the same when angle of projection is changed from theta to theta dash is equal to 90 degree minus theta। जब हम थीटा लेंगे तो उस वक्त रेंज को r कहेंगे, जब थीटा डैश लेंगे तो उस वक्त रेंज को r डैश कहेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि r और r डैश आपस में इक्वल आने चाहिए। नंबर 1, शो दैट रेंजेस आर इक्वल, शो दैट रेंजेस आर इक्वल, कि रेंजेस क्या होंगी, इक्वल होंगी। That is r is equal to r dash। r कौन सी रेंज होगी, जब हम प्रोजेक्शन एंगल थीटा लेंगे। r डैश कौन सी रेंज होगी, जब प्रोजेक्शन एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे। तो सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, also show that for complementary angles of projection the ratio r over r dash is equal to 1। तो दूसरी बात क्या है, prove that r over r dash is equal to 1। यहां पर हम डायरेक्टली सॉल्यूशन की तरफ ही बढ़ जाएंगे, तो सॉल्यूशन की हेडिंग लगाते हैं।
सॉल्यूशन में अब क्या लिखना है, सबसे पहले रेंज का फार्मूला लिखेंगे r इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा अवर जी। वहां पर थीटा में पहले थीटा ही रखेंगे, रेंज की जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे, उसको r कह देंगे, फिर थीटा की जगह पर थीटा डैश पुट करेंगे, 90 डिग्री माइनस थीटा उसमें पुट करेंगे, तो जो वैल्यू आएगी उसको r डैश रख देंगे, फिर उनको कंपेयर करेंगे। अगर r और r डैश आपस में इक्वल आ गई तो हम ये कहेंगे कि ये जो रेंजेस हैं ये आपस में इक्वल हैं। दूसरी बात हमने प्रूव करनी है r और r डैश इज इक्वल टू 1, वो किस केस में कि जब एंगल्स कंप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे। तो कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऑलरेडी मैंने आपको एमसीक्यूज जब सॉल्व करवाए थे तो बताया था कि दो एंगल्स उस वक्त कंप्लीमेंट्री होते हैं जब उनका सम 90 डिग्री होता है। अगर एक एंगल हम थीटा लें तो दूसरा थीटा डैश लें तो थीटा प्लस थीटा डैश कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो इसी कंडीशन को यूज करते हुए हम ये वाली चीज प्रूव करेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन में ये सब कुछ लिख देते हैं। यहां पर सॉल्यूशन की हेडिंग में सबसे पहले हमने पार्ट 1 का सॉल्यूशन लिखा है। व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा, देखिए जब एंगल थीटा होगा तो रेंज का फार्मूला क्या होगा, r इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, जो जनरल फार्मूला है। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दें। दूसरा एंगल क्या था, थीटा डैश, एंड व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज थीटा डैश, तो थीटा डैश जब आपने लेना है तो इसी थीटा की जगह पर थीटा डैश लगा देंगे, और क्या हो जाएगा r डैश, r डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 थीटा डैश डिवाइडेड बाय g। अब यहां पर r डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि थीटा डैश क्या था 90 डिग्री माइनस थीटा। यहां पर भी हमने लिख दिया है 3 डॉट्स डाल के, सिंस थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा डिवाइडेड बाय g। तो r डैश इज इक्वल टू वी स्क्वायर साइन 2 इंटू 90 कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू थीटा 2 थीटा डिवाइडेड बाय g। r डैश इज इक्वल टू वी आई स्क्वायर साइन 180 डिग्री माइनस 2 थीटा साइन 2 थीटा की इक्वल हो जाएगा डिवाइडेड बाय g। इसी तरह से देखिए मैथमेटिक्स में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, अभी आप 11th क्लास की मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर पढ़ रहे होंगे, उसमें साइन 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, इसका प्रॉपर प्रूफ भी है। आप इस चैनल पर भी देख सकते हैं, एक वीडियो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जो आपको मैथमेटिक्स से चैप्टर नंबर 10 है उसकी फर्स्ट वीडियो है, वहां पर ये आइडेंटिटी बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन की गई है। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब ये जो r है और r डैश, इन दोनों की राइट हैंड साइड्स बिल्कुल सेम है, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी, वी स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। जब राइट हैंड साइड सेम है तो obviously लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए, इसलिए हम क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 को जब कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड्स क्योंकि सेम है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड्स भी दोनों की सेम होनी चाहिए, r इज इक्वल टू r डैश। तो क्या कह रहा था, r इज इक्वल टू r डैश पूछ रहा था। दस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम, कि जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल है वो सेम रहती है, r डैश इक्वल रहती है व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा, और वो यही पूछ रहा था कि वो सेम रहती है। तो हमने बता दिया है कि इसी वजह से सेम रहती है क्योंकि r इज इक्वल टू r डैश है। फॉर कंप्लीमेंट्री एंगल्स थीटा एंड थीटा डैश, दूसरा पार्ट क्या था, प्रूव दैट r और r डैश इज इक्वल टू 1, किस केस में, जब कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन जो है थीटा और थीटा डैश वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स हो। कंप्लीमेंट्री एंगल्स का क्या मतलब है कि थीटा प्लस थीटा डैश 90 डिग्री की इक्वल हो जाए। यहां से थीटा डैश निकालें तो थीटा डैश इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस थीटा। अब फिर कौन कौन से एंगल बन गए, एक थीटा और दूसरा थीटा डैश 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ऑलरेडी हम थीटा के लिए भी निकाल चुके हैं, थीटा डैश के लिए भी निकाल चुके हैं। ऑब्वियसली फिर वही बात आ जाएगी, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 रेंजेस एट एंगल थीटा, ये वाली जो हमने निकाली है, एंड थीटा डैश जो ये वाली रेंज है, और इक्वल कमसो r इज इक्वल टू r डैश, और यहां से r डैश को अगर आप नीचे ले आए तो पीछे 1 बच जाएगा, r और r डैश इज इक्वल टू 1। तो यहां पर यही हमने प्रूव करना था, r और r डैश इज इक्वल टू 1, जिस तरह के क्वेश्चन में कह रहा था r और r डैश इज इक्वल टू 1। नीचे आप लिख देंगे हेंस प्रूव, कि ये प्रूव हो चुका है। तो एक बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था। यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 2.9 कंप्लीट होता है। तो अब हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2.10। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए ट्रॉली ऑफ मास 1 किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड कोलाइड्स विद अ सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट। कहते हैं कि एक ट्रॉली है जिसका मास है 1 किलोग्राम और वो 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, यानी 1 सेकंड में 1 मीटर मूव करती है। कोलाइड्स विद अ सिमिलर ट्रॉली एट रेस्ट, और दूसरी ट्रॉली के साथ कोलाइड करती है जो कि रेस्ट पर है, और दूसरी ट्रॉली भी उस जैसी ही है। इट्स मीन कि फर्स्ट ट्रॉली और सेकंड ट्रॉली दोनों का मास क्या होगा, सेम होगा 1 किलोग्राम। अब इस 2.10 न्यूमेरिकल के 2 पार्ट्स हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे और फिर सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, डेटा, डेटा की हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहले मास 1 किलोग्राम है किसका, ट्रॉली का, मूविंग विद वेलोसिटी कितनी है 1 मीटर पर सेकंड, कोलाइड्स विद अ सिमिलर ट्रॉली। इट्स मीन फर्स्ट ट्रॉली का मास सेकंड ट्रॉली का मास दोनों 1 किलोग्राम है। मास ऑफ
फर्स्ट ट्रॉली इज इक्वल टू mass of second trolley is equal to m is equal to 1 किलोग्राम. ओके, आफ्टर कुलियन कहता है कुलियन के बाद क्या होगा, द फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, पहली ट्रॉली रेस्ट पे आ जाती है, वेयर सेकंड ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में. शो दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलास्टिक कुलियन. आपने प्रूव ये करना है कि यहां पर जो कुलियन हुई है वो इलास्टिक कुलियन है इस पार्ट में. तो डाटा आगे कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्या है, 1 मीटर पर सेकंड के साथ कौन सी ट्रॉली मूव कर रही है, फर्स्ट ट्रॉली. तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली बिफोर कुलियन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली बिफोर कुलियन is equal to v1 is equal to 1 मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रॉली बिफोर कुलियन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रॉली बिफोर कुलियन, क्योंकि वो रेस्ट पर है तो ये 0 हो जाएगी. ट्रॉली बिफोर कुलियन इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 0. बिफोर कुलियन हम जो वेलोसिटी लेते हैं वो v1 और v2 ही लेते हैं. तो v1 कितनी है, 1 मीटर पर सेकेंड. दूसरी ट्रॉली क्या है, रेस्ट पर है, तो दूसरी ट्रॉली की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0. अब आफ्टर कुलियन की बात करनी है, तो वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली आफ्टर कुलियन, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्रॉली आफ्टर कुलियन इज इक्वल टू v1 डैश इज इक्वल टू फर्स्ट ट्रॉली कम्स टू रेस्ट, पहली ट्रॉली रेस्ट पर आ गई है तो v1 डैश क्या हो जाएगा, 0. वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्रॉली आफ्टर कुलियन, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ट्रॉली आफ्टर कुलियन इज इक्वल टू v2 डैश इज इक्वल टू, वेयर एज सेकेंड ट्रॉली स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में. शो डैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इलास्टिक कुलियन. प्रूव करके दिखाइए कि ये जो कुलियन है ये इलास्टिक कुलियन है. तो रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड शो डैट कुलियन इज इलास्टिक, शो डैट कुलियन इज इलास्टिक. नेक्स्ट सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे. अब सॉल्यूशन में क्या करना है, किसी भी कुलियन के इलास्टिक होने के लिए क्या होना चाहिए, पहली बात कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करना चाहिए, यानी टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन और टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन ये दोनों सेम होने चाहिए, मोमेंटम कंजर्व रहना चाहिए. पहली जो इसकी कंडीशन है इलास्टिक कुलियन की वो ये है. और दूसरी कंडीशन क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व रहनी चाहिए. बिफोर कुलियन जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की और आफ्टर कुलियन जो काइनेटिक एनर्जी है वो सेम आनी चाहिए. यहां पर सबसे पहले हम बिफोर कुलियन आफ्टर कुलियन का मोमेंटम चेक करेंगे, अगर वो सेम आएगा तो इट्स में मोमेंटम कंजर्व्ड है. देन काइनेटिक एनर्जी चेक करेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी, अगर वो दोनों भी इक्वल आ गई तो यहां से फिर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी कंजर्व्ड हो जाएगी. जब मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड हो तो सब कुलियन कौन सी होती है, इलास्टिक कुलियन. ये ऑलरेडी मैंने आपको इलास्टिक कुलियन एंड इलास्टिक कुलियन वाले लेक्चर में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है किस तरह से मोमेंटम कंजर्व रहता है और इलास्टिक कंजर्व रहती है. तो इसमें भी हम यही प्रूव करेंगे, पहले प्रूव करेंगे कि मोमेंटम कंजर्व रहता है, फिर प्रूव करेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है. अगर वो दोनों कंजर्व हुई तो हम कहेंगे कि कुलियन जो है वो इलास्टिक कुलियन है. अब सॉल्यूशन में क्या लिखना है, सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग लगाएंगे और यहां पर प्रूव करेंगे कि मोमेंटम कंजर्व्ड है. तो सबसे पहले क्या करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को लिखना है. वो क्या है, m1 v1 प्लस m2 v2, क्योंकि मैस एक ही है तो इसलिए m आएगा, m1 m2 नहीं आएगा. ये फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम है बिफोर कुलियन, यानी फर्स्ट ट्रॉली का मोमेंटम बिफोर कुलियन प्लस सेकंड ट्रॉली का मोमेंटम बिफोर कुलियन, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन. ये क्या है, फर्स्ट ट्रॉली का मोमेंटम आफ्टर कुलियन, और ये क्या है, सेकंड ट्रॉली का मोमेंटम आफ्टर कुलियन. इन दोनों को मिलाकर क्या पढ़ेंगे, फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलियन. अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट करनी है, पुटिंग वैल्यूज. m कितना है, 1 किलोग्राम, v1 क्या है, 1 मीटर पर सेकंड प्लस m 1 किलोग्राम, v2 कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि यहां पर 0 है, इज इक्वल टू m v1 डैश, m 1 किलोग्राम v1 डैश कितनी है, 0, प्लस m 1 किलोग्राम v2 डैश कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड. तो यहां से अगर आप इसको सॉल्व करें तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 0, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड. यहां पर आपने यूनिट साथ जरूर लिखने हैं.
तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है कि इनिशियल मोमेंटम बिफोर कुलियन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। जब ये और ये आपस में इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यहां पर होल्ड कर रहा है, तो इट्स मीन मोमेंटम कंजर्व्ड है, हेंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सेकंड थिंग हमने क्या चेक करनी है, कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इलास्टिक कुलियन में दोनों चीजें कंजर्व होती है, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। तो काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन को चेक करने के लिए सबसे पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम वी वन स्क्वायर प्लस हाफ एम वी टू स्क्वायर। देखिए मैथ तो सेम है, दोनों ट्रालीज का वो एम है। अब पहली ट्राली की वेलोसिटी कितनी है बिफोर कुलियन, v1, और ये क्या है v2 दूसरी ट्राली की वेलोसिटी। तो यहां पर फर्स्ट ट्राली की काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ट्राली मूव कर रही है ऑब्वियसली उसकी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, फर्स्ट ट्राली की काइनेटिक एनर्जी प्लस सेकंड ट्राली की काइनेटिक एनर्जी बट बिफोर कुलियन। बिफोर कुलियन को हम कह रहे हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें वैल्यू उठाकर पुट करनी है तो 1/2 m की वैल्यू कितनी है 1 किलोग्राम, v1 की वैल्यू क्या है 1 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1/2 m की जगह पर 1 किलोग्राम, v2 क्या है 0, तो वहां पर 0 पुट कर देंगे, ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा। 1/2 कितना होता है 0.5 किलोग्राम। इसी तरह से यहां पर इस यूनिट को भी सॉल्व करें, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। अब किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, जब मैंने आपको SI बेस यूनिट्स पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर में तो वहां पर बताया था कि ये जूल के इक्वल होता है, तो यहां पर हम लिख दिया 0.5 जूल। और काइनेटिक एनर्जी के यूनिट क्या होते हैं, जूल होते हैं। इसका मतलब है कि आपने जो काइनेटिक एनर्जी फाइंड की है वो करेक्ट है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम v1 डैश स्क्वायर प्लस हाफ एम v2 डैश स्क्वायर। देखिए मैथ्स तो सेम ऐसे mm ही रहेगा और बाकी v1 डैश स्क्वायर v2 डैश स्क्वायर। अब यहां पर v1 डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट ट्राली आफ्टर कुलियन, v2 डैश क्या है, वेलोसिटी ऑफ सेकंड ट्राली आफ्टर कुलियन। यहां पर अब वैल्यूज पुट करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m की जगह पर 1 किलोग्राम, v1 डैश कितना है 0, तो 0 पुट कर देंगे, प्लस 1/2 m कितना है 1 किलोग्राम और v2 डैश कितनी है 1 मीटर पर सेकंड और इसका स्क्वायर। तो ये फैक्टर तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पर क्या बच जाएगा 1/2 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 यहां पर भी जूल की इक्वल हो जाएगा। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी 0.5 जूल। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अगर आप इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, क्योंकि राइट हैंड साइड सेम है 0.5 जूल, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड भी सेम होने चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड को अगर इक्वल करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल हैं तो इसका क्या मतलब है कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है। जब मोमेंटम भी कंजर्व्ड है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है तो इसका मतलब है ये जो कुलियन है ये इलास्टिक कुलियन है। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 2.10 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.10 का सेकंड पार्ट है, आफ्टर द कुलियन दे स्टिक टुगेदर एंड मूव अवे विद वेलोसिटी ऑफ 0.5 मीटर पर सेकंड। इतना पार्ट तो सेम रहेगा और इतने पार्ट का डेटा भी सेम रहेगा, बट आफ्टर कुलियन की बात चेंज हो गई है कि दोनों जो बॉडीज हैं, दोनों ट्रालीज वो स्टिक टुगेदर हो जाती हैं। जब स्टिक टुगेदर होगी तो ऑब्वियसली यहां पर इनइलास्टिक कुलियन हुई होगी। हमने यही प्रूव करना है कि ये इनइलास्टिक कुलियन है और वो जो बॉडीज दोनों स्टिक टुगेदर हुई है वो अब कंबाइंड वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं जो कि 0.5 मीटर पर सेकंड है। जब दोनों स्टिक टुगेदर हो गई हैं तो इसका मतलब है कि उनके मास अब क्या हो जाएंगे, एड अप हो जाएंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे कंबाइंड मास आफ्टर कुलियन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 किलोग्राम। नेक्स्ट, अब वो जो कंबाइंड मैस है वो किस वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, कंबाइंड मैस वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मैस इज इक्वल टू vf, उसको vf कह देते हैं और वो कितनी है 0.5 मीटर पर सेकंड। अब यहां पर क्या होगा कि इनइलास्टिक प्रूव करना है इसको, तो रिक्वायर्ड में लिखेंगे शो दैट कुलियन इज इनइलास्टिक, शो दैट कुलियन इज इनइलास्टिक। और नेक्स्ट हेडिंग क्या होगी, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में अब क्या करना है, देखिए इनइलास्टिक कुलियन के केस में भी दोनों चीजें चेक करनी होती हैं, मोमेंटम भी और काइनेटिक एनर्जी भी। इनइलास्टिक कुलियन के केस में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है बट काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। अगर यहां पर मोमेंटम कंजर्व हुआ और काइनेटिक एनर्जी कंजर्व न हुई तो हम ये कहेंगे कि जो कुलियन है वो इनइलास्टिक कुलियन है, प्रूव हो चुका है। तो यहां पर सॉल्यूशन में सबसे पहले हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चेक करेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी।
तो चलिए पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं और फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। यहां पर सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की हेडिंग लगाई है। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। अब मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा? फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम mv1 प्लस सेकंड बॉडी का मोमेंटम mv2 बिफोर कोलिजन तो यही कुछ है, इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन मैस कंबाइंड हो जाता है जो कि कैपिटल M है और कंबाइंड मैस की वेलोसिटी क्या है? vf। तो यही स्टेटमेंट बनेगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। इसमें वैल्यूज पुट करें, पुटिंग वैल्यूज m की जगह पर 1 किलोग्राम, v1 की जगह पर 1 मीटर पर सेकंड क्योंकि वो 1 मीटर पर सेकंड है, प्लस m की जगह पर 1 किलोग्राम, v2 की जगह पर 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, क्योंकि ये v2 0 है, कैपिटल M कितना है? 2 किलोग्राम। देन vf कितनी है? 0.5 मीटर पर सेकंड, 0.5 मीटर पर सेकंड। दिस इंप्लाइज दैट यहां से ये 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड प्लस 0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 कितना हो जाएगा? ये भी 1 हो जाएगा, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस इंप्लाइज दैट 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हेंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, क्योंकि देखिए ये दोनों इक्वल आ रहे हैं तो हेंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड। अब दूसरी चीज क्या है? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हेडिंग क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे पहले हमने क्या निकालनी है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मीन फर्स्ट ट्रॉली की काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन, क्योंकि इनिशियल ले रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ mv²। m तो m ही रहेगा, वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? v1 प्लस हाफ mv²। m तो m ही रहेगा, वेलोसिटी कौन सी हो जाएगी? v2 सेकंड ट्रॉली के लिए। अब यहां पर आपने क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। तो क्या लिखेंगे? पुटिंग वैल्यूज। तो वैल्यूज पुट कर दें, किस तरह से करेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m कितना है? 1 किलोग्राम, v1 कितनी है? 1 मीटर पर सेकेंड, प्लस हाफ m कितना है? 1 किलोग्राम, और v2 कितनी है? 0 का स्क्वायर हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा? 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2, क्योंकि यहां पर ये स्क्वायर है तो इस यूनिट का भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। देन यहां से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.5। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं, जूल की इक्वल है तो जूल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 1। अब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमने फाइंड करनी है। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। अब आफ्टर कोलिजन m कौन सा है? कंबाइंड मैस कैपिटल M। वेलोसिटी कौन सी है? vf। तो vf का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी है तो कर दीजिए, पुटिंग वैल्यूज। यहां पर वैल्यूज पुट करने से क्या मिलेगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मैस कितना है? 2 किलोग्राम, और देन वेलोसिटी कितनी है? 0.5 मीटर पर सेकेंड, और इसका स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू, ये 2 और 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 0.5 का स्क्वायर क्या होता है? 0.25। तो 0.25 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2। ये किलोग्राम यहां से आया है, मीटर स्क्वायर सेकंड पावर -2 यहां से। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी किस इक्वल हो जाएगी? फाइनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0.25 जूल। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपस में इक्वल नहीं आ रही। एक 0.5 जूल आ रही है, एक 0.25 जूल आ रही है। तो यहां पर फिर हम क्या लिखेंगे? फ्रॉम 1 and 2 इनिशियल काइनेटिक एनर्जी is not equal to final kinetic energy, so kinetic energy is not conserved. Kinetic energy
इज नॉट कंजर्व। जब काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है तो यहां पर फिर ये क्या हो जाएगी, इन इलास्टिक कुलियन। यहां पर फिर क्या लिखेंगे, सिंस मोमेंटम इज कंजर्व्ड, मोमेंटम इज कंजर्व्ड बट काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व्ड, कमसो। इस वजह से क्या हो जाएगा, कुलियन इज इन इलास्टिक, कुलियन इज इन इलास्टिक। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 2.10 का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट होता है और एज ए होल न्यूमेरिकल नंबर 2.10 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 2.11। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड collides with another wagon of mass 2 multiplied by 10⁴ किलोग्राम which is at rest। कहता है कि एक रेलवे वैगन है जिसका मैस 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम है, वो मूव कर रही है कितनी वेलोसिटी के साथ, 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, और वो जाके कोलाइड करती है एक दूसरी वैगन के साथ जिसका मैस कितना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम, जो कि रेस्ट पर है। दे स्टिक टुगेदर। अब ये दोनों क्या करती है, स्टिक टुगेदर हो जाती हैं। जब भी कुलियन में दो बॉडी स्टिक टुगेदर हो जाती हैं तो वहां पर कौन सी कुलियन होती है, इन इलास्टिक कुलियन, जैसे मैं आपको लेक्चर्स में बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूं। और फिर वो दोनों बॉडीज जब स्टिक टुगेदर हो जाती हैं तो एक ही वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं। कहते हैं कि वो दोनों मिलकर जिस वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है वो वाली वेलोसिटी फाइंड कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे। डेटा में सबसे पहले क्या आ जाएगा, रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम, मैस ऑफ फर्स्ट वैगन, मैस ऑफ फर्स्ट वैगन, फर्स्ट वैगन का जो मैस है वो कितना हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम। देन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वैगन, बट ये कौन सी वेलोसिटी है, बिफोर कुलियन, तो किस तरह से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट वैगन बिफोर कुलियन is v1 is equal to 3 मीटर पर सेकेंड। देन मैस ऑफ सेकेंड वैगन कितना है, मैस ऑफ सेकेंड वैगन इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 10⁴ किलोग्राम। अब सेकेंड वैगन क्या है, रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड वैगन कौन सी है, बिफोर कुलियन, इज v2 इज इक्वल टू 0। फिर क्या कहता है, दे स्टिक टुगेदर एंड मूव ऑफ टुगेदर सिंस बोथ बॉडीज, सिंस बोथ वैगन्स stick together, stick together, so their combined mass is, so their combined mass is capital M is equal to m1 plus m2। तो ये कितना हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम, 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम, और यहां से कैपिटल M किसकी इक्वल आ जाएगा, 4 + 2 6 मल्टीप्लाई बाय 10⁴ किलोग्राम। रिक्वायर्ड क्या है, फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी, रिक्वायर्ड कंबाइंड वेलोसिटी इज इक्वल टू VF इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, उसको VF कह रहे हैं। देखिए नेक्स्ट अब कौन सी हेडिंग लगाएंगे, सॉल्यूशन की। ऐसे न्यूमेरिकल्स जिनमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस तरह की चीज लगती हो तो उसमें फिर फार्मूला की इतनी खास जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली सॉल्यूशन से स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखें, क्योंकि दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो गई हैं इसलिए कुलियन क्या है, इन इलास्टिक कुलियन है। तो यहां पर इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो होल्ड करेगा, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इलास्टिक में भी होल्ड करता है, इनइलास्टिक में भी होल्ड करता है, यहां पर भी होल्ड करेगा। तो किस तरह से लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब भी आपने लगाना है ना तो वो डेटा को देखकर लगाना है कि डेटा किस तरह का है। अब देखें
दो वैगन हैं, पहली वैगन का मास क्या है m1, उसकी वेलोसिटी क्या है v1। इसका मतलब है कि पहली वैगन का मोमेंटम क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है ना कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो बिफोर कोलिजन दोनों बॉडीज का मोमेंटम लिखना है। अब सेकंड बॉडी का मास कितना है m2 और सेकंड बॉडी की वेलोसिटी कितनी है v2, यानी बिफोर कोलिजन का मोमेंटम हमने लिख लिया है दोनों बॉडीज का। अब आफ्टर कोलिजन का लिखना है। आफ्टर कोलिजन क्योंकि दोनों बॉडीज स्टिक टुगेदर हो जाती हैं और वो एक कॉमन वेलोसिटी के साथ मूव करती हैं, जिसको हम vf कह रहे हैं। उस वक्त मास कितना है कैपिटल M और वेलोसिटी क्या है vf, यानी फाइनल मोमेंटम इतना हो जाएगा। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की स्टेटमेंट। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जब भी अप्लाई करना है आपने डेटा और रिक्वायर्ड को देखकर करना है। अब यहां पर क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज m1 कितना है 4 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोग्राम, v1 क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोग्राम, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोग्राम, और v2 कितनी है 0 इज इक्वल टू कंबाइंड मास कैपिटल M 6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 4, 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोग्राम, कंबाइंड वेलोसिटी vf, इसको तो फाइंड करना है तो ये यहीं पर रहेगी। दिस इंप्लाइज दैट, देखें यहां पर अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, प्लस 0 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोग्राम, और साथ में क्या है vf। अब इसको आप उठाकर इधर नीचे ले आए तो आपको vf मिल जाएगा, vf इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4 किलोग्राम। यहां से अब अगर आप vf फाइंड करें तो किसी को आ जाएगी 10 रेज़ टू द पावर 4 10 रेज़ टू द पावर 4 आपस में कैंसिल, किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, 12 डिवाइडेड बाय 6 कितना हो जाएगा 2, तो ये कितनी हो जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड। यहां पर यूनिट्स भी साथ के साथ सॉल्व करके भी आना चाहिए। देखें किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल होंगे, पीछे मीटर पर सेकंड ही बचेगा और वेलोसिटी का यूनिट क्या होना चाहिए मीटर पर सेकंड ही होना चाहिए। तो यहां पर अब vf तो कैलकुलेट हो चुकी है, इसको आप एक बॉक्स में बंद कर दें। यहां पर अब नेक्स्ट क्या करेंगे, आंसर की हेडिंग लगाएंगे। आंसर की हेडिंग में क्या लिखेंगे, वो क्या पूछ रहा था, फाइंड देयर कंबाइंड वेलोसिटी। कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज, कंबाइंड वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन इज कितनी है 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो बिल्कुल सिंपल सा न्यूमेरिकल था, बहुत ही जल्दी सॉल्व हो गया। तो यहां पर न्यूमेरिकल नंबर 2.11 भी कंप्लीट होता है, और याद रखिएगा ये वाला न्यूमेरिकल काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 2.12। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है, ए कार विद मास 575 किलोग्राम मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड स्मैशेस इनटू द रियर एंड ऑफ ए कार विद मास 1575 किलोग्राम मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इन द सेम डायरेक्शन। देखिए एक कार है जिसका मास 575 किलोग्राम है और वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड। लेट्स से ये कार है, लीजिए ये एक कार है, इसका मास कितना है 575 किलोग्राम, 575 किलोग्राम कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है 15 मीटर पर सेकेंड के साथ। ये आगे जाती है, क्या करती है, स्मैशेस इनटू द रियर एंड ऑफ ए कार, दूसरी कार को पीछे से जाके टक्कर मारती है। दूसरी कार क्या है, थोड़ी बड़ी कार है, कुछ इस तरह से। ये डायग्राम्स वैसे मैं आपको रफ में समझाने के लिए बना रहा हूं। दूसरी कार का मास कितना है 1575 किलोग्राम, इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, कहते हैं सेम डायरेक्शन में। अब इसकी वेलोसिटी उससे ज्यादा है, इससे ये ठक करके उसके साथ टकराएगी। जब उसके साथ जाके टक्कर मारेगी तो वहां पर ये पूछता है व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी, यानी दोनों कार्स इस तरह से आपस में जुड़ जाएंगी, कुछ इस तरह से एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगी। अब ये जो दोनों कार्स हैं इनकी जो कंबाइंड वेलोसिटी है vf वो कितनी है वो फाइंड करके दीजिए। दोनों कार्स क्योंकि लॉक टुगेदर हो गई हैं। हाउ मच काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन द कोलिजन, और कितनी काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट हुई है, कितनी काइनेटिक एनर्जी जाया हुई है। तो यहां पर सबसे पहले डेटा की हेडिंग लगाएंगे।
देखिए कुलियन क्या है, इनइलास्टिक कुलियन है क्योंकि दोनों बॉडीज क्या हो गई, स्टिक टुगेदर हो गई हैं। तो सबसे पहले mass of first car is equal to m1 is equal to 575 kilogram. Velocity of first car before collision is equal to v1 is equal to कितनी है, 15 मीटर पर सेकेंड। मैस ऑफ सेकेंड कार कितनी है, मैस ऑफ सेकेंड कार, तो सेकेंड कार का मैस कितना है, m2 इज इक्वल टू 1575 किलोग्राम। वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड। तो किस तरह से लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार बिफोर कुलियन। अच्छा, ये बिफोर कुलियन और आफ्टर कुलियन आपने लाजमी लिखना है डाटा में, अदरवाइज जो डाटा होगा वो अधूरा कंसिडर किया जाएगा। इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। सेम डायरेक्शन मूव कर रही है। व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी इफ द रेक्ड कार्स लॉक टुगेदर, सिंस बोथ कार्स लॉक टुगेदर आफ्टर कुलियन, या सिंस बोथ कार्स stick together after collision, so their combined mass is तो उनका कंबाइंड मैस कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू m1 प्लस m2, दिस इज इक्वल टू 575 किलोग्राम प्लस 1575 किलोग्राम। दिस इंप्लाइज दैट कैपिटल M इज इक्वल टू 2150 किलोग्राम। इनको अगर आप ऐड करें तो 2150 किलोग्राम ही आता है। देखिए जब दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो गई हैं, अब इन दोनों का मिला जुलाकर जो मैस है वो इतना है 2150 किलोग्राम। अब हमने करना क्या है, देखिए व्हाट इज द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द रेक्ट कार्स लॉक टुगेदर, कहता है कि VF फाइंड करें इन दोनों की मिला के आफ्टर कुलियन जो वेलोसिटी है। तो रिक्वायर्ड में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड ए पार्ट क्या है, फाइनल वेलोसिटी ऑफ कंबाइंड मैस is equal to VF is equal to question mark, how much kinetic energy is lost। तो दूसरा क्या है, loss in kinetic energy is equal to question mark। तो यहां पर भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्योंकि यूज होगा। देखिए इन इलास्टिक कुलियन की एग्जांपल है, तो फिर यहां पर भी डायरेक्टली सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू, क्योंकि ये ए पार्ट है तो यहां पर आप ए पार्ट भी लिखेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, फर्स्ट बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, m1v1 प्लस सेकेंड बॉडी का मोमेंटम m2v2 बिफोर कुलियन का मोमेंटम ये हो गया। आफ्टर कुलियन दोनों पार्टी स्टिक टुगेदर होगी, इनका मैस क्या हो गया, कैपिटल M, और वेलोसिटी कितनी है VF, तो ये कितना हो जाएगा mvf। इसमें आप वैल्यू उठाकर पुट करेंगे और VF को फाइंड कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट, यहां से अगर आप VF फाइंड करें तो किस तरह से करेंगे, ये M नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 डिवाइडेड बाय कैपिटल M, कुछ इसी तरह से आएगा। अब इसमें अगर आप वैल्यूज पुट करें तो आपको डायरेक्टली VF मिल जाएगा, जो कि फर्स्ट रिक्वायर्ड थिंग है। उसके बाद लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करेंगे, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फिर इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। तो चलिए वो करते हैं। यहां पर अब हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। m1 की वैल्यू क्या थी, 575 किलोग्राम, v1 की वैल्यू क्या है, 15 मीटर पर सेकेंड यहां से, प्लस m2 की वैल्यू 1575 किलोग्राम, v2 की वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल M है कंबाइंड मैस 2150 किलोग्राम, वो भी हमने पुट कर दिया है। इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 8625 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड प्लस 7875, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाय 2150 किलोग्राम। अब इन दोनों को ऐड करें तो आपके पास ये आ जाएगा। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा VF इज इक्वल टू 7.67
किलोग्राम किलोग्राम कैंसिल, यूनिट क्या बचेगा मीटर पर सेकंड। यहां से यूनिट कंप्यूट करके वेलोसिटी का यूनिट आ रहा है, इट्स मीन कैलकुलेशंस करेक्ट है। उसके बाद बी पार्ट में हमने क्या फाइंड करना था, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करने के लिए जरूरी था कि पहले इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड की जाए, फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी फाइंड की जाए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किस इक्वल है, फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी यानी फर्स्ट कार की काइनेटिक एनर्जी, ये क्या है सेकंड कार की काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 v1 स्क्वायर, हाफ इसी तरह आएगा m1 कितना है 575 किलोग्राम, v1 कितना है 15 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर इस तरह से आएगा प्लस 1/2, m2 कितना है 1575 किलोग्राम, साथ v2 कितना है 5 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर। इसको अगर आप जनरली साइंटिफिक कैलकुलेटर पर सॉल्व करें, जिस तरह के एग्जांपल्स वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, डायरेक्टली एक्सप्रेशन साइंटिफिक कैलकुलेटर पर आप लिख सकते हैं। तो फाइनली आपके पास आंसर आता है 84375। यूनिट्स को अगर आप कंप्यूट करें तब भी जूल आता है, और वैसे भी काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या है जूल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखिए, आफ्टर कुलियन क्या था कि दोनों बॉडी स्टिक टुगेदर हो गई थी, मीन दोनों कार स्टिक टुगेदर हो गई थी, उनका मास 2150 किलोग्राम हो गया था, कैपिटल एम, और वी एफ फाइनल वेलोसिटी हमने यहां पर निकाली है जो कि कंबाइंड वेलोसिटी थी, उसको पुट कर दिया, उसका स्क्वायर कर दिया। तो इसको भी अगर आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पर सॉल्व करें तो आंसर आता है 63241 जूल। तो यहां पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी आ चुकी है। अब लॉस इन काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड करना है। देखिए लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, जिस तरह के लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 84,375 जूल माइनस 63,241 जूल, इनको अगर आप माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा। इसको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करें, पहले डेसिमल यहां पर है, 4 प्लेसेस शिफ्ट करेंगे राइट से लेफ्ट की तरफ, तो 10⁻⁴ जूल हो जाएगा। यहां पर अब इसको राउंड ऑफ करें, जस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक आपने रखना है, तो 2.11 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ जूल। तो यहां पर ये लॉस इन काइनेटिक एनर्जी निकल कर आ चुका है कि इतनी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हुआ है। तो यहां पर ये जो न्यूमेरिकल नंबर 2.12 है ये भी कंप्लीट होता है। यहां पर चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन के न्यूमेरिकल्स कंप्लीट होते हैं। ये टोटल 12 न्यूमेरिकल्स थे, कुछ हमने लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए, कुछ इस लेक्चर में सॉल्व किए। आज चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है, फोर्स एंड मोशन, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, उसमें से भी लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आ सकते हैं, इसलिए आपने उस चैप्टर के लेक्चर्स को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और वो चैप्टर हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि आगे सिलेबस को फिर लेकर चलना है, बहुत ही जल्द सिलेबस को एंड कर देंगे, हर चीज को प्रॉपर फिजिकल एग्जाम्पल से डिस्कस करेंगे। मेरा एम ये है कि आपको हर चीज इस तरीके से समझाई जाए कि जब आप लेक्चर सुन लें तो वापस आपको कभी वो चीज भूले ना। इसलिए लेक्चर्स कुछ लेंथी भी हो जाते हैं न्यूमेरिकल्स के, आपने परेशान नहीं होना, बस आपने कंसेप्ट्स पर फोकस करना है कि ये चीज ऐसे है तो क्यों है। बहुत जल्दी सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। फाइनली आप कमेंट करके बताएं कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।